Hello everyone, welcome to Sleepy Classes. I am Anshuman and in today's घटना चक्र series we are going to see 5 questions of economy. ये जो questions हैं ये बहुत ही स्टेट PCS oriented questions हैं, थोड़े से factual question हैं और conceptual भी हैं at the same time. तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को पहले देखना है, पहले देखिए अगर जितना भी नॉलेज है आपका इकोनॉमी का, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व होता है तो बहुत अच्छा, और फिर हम लोग इसके जो है एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन को. ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट. आरबीआई एक्ट 1934 आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है रिगार्डिंग जितने भी बैंकिंग रेगुलेशन है हमारे यहाँ. आरबीआई एक्ट 1934 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, दो एक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. तो आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर एक सेक्शन 7 है. आपको बताना है कि सेक्शन 7 जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है. ठीक है, तो स्टेटमेंट ए में आपका क्या दिया हुआ है, इट एम्पावर्स द आरबीआई टू बी द बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. बी है, इट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शंस टू आरबीआई. सी है, इट डिसाइड्स द कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और डी है, इट गिव्स अथॉरिटी टू आरबीआई टू इशू बैंक नोट्स. ठीक है, ये जो है थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएं 3 साल पहले, 2-3 साल पहले ये काफ़ी न्यूज़ में था सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट. तो अगर आपने फॉलो किया होता, अगर ये आपने फॉलो किया होगा तो आपको ये जो है पता होना चाहिए सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट. ऐसे न्यूज़ एडिटोरियल्स में भी आपको ये एक्ट देखने को मिल जाएगा. तो इसका सही ऑप्शन क्या है, जल्दी से बताइए. इसका सही ऑप्शन है ये जो है एक्ट, ये एम्पावर करता है गवर्नमेंट को टू इशू डायरेक्शंस टू आरबीआई. सर्टेन इश्यूज पे जो है गवर्नमेंट कुछ डायरेक्शंस दे सकती है आरबीआई को, जो कि बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट में होता है. अब हम लोग देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट और भी चीज़ है. जैसे सेक्शन 7 जो हमने देखा वो क्या है, इट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शंस टू आरबीआई. सेक्शन 8 क्या है, कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ, देखिए जो कंपोजिशन है सेंट्रल बोर्ड का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो किस सेक्शन में दिया हुआ है, सेक्शन 8 में. ठीक है, बीइंग बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इन सेक्शन 21 एंड राइट टू इशू बैंक नोट्स इज इन सेक्शन 22. ठीक है, तो अगर कभी फैक्चुअल क्वेश्चन आता है तो आप इसको यहाँ से हैंडल कर सकते हैं. अब बात आती है सेक्शन 7 में. तो 2018 में हमारे समय, उस समय जब उर्जित पटेल जो हमारे गवर्नर थे, उस समय आपको पता है टसल चला था गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में. तो उसमें गवर्नमेंट ने जो है उस समय सेक्शन 7 को यूज़ करते हुए आरबीआई को कुछ डायरेक्शंस दिया था कि आप अपने जो उसमें जैसे पीसीए नॉर्म्स के बारे में, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस जो आरबीआई लगाती है बैंक पर, जो कि उसके मतलब जो स्टैंडर्ड के नीचे चला जाता है कोई बैंक, जिसमें मतलब उसका जो है लाइबिलिटी बढ़ जाता है, एनपीएस बढ़ने लगता है, तो उस केस में जो है आरबीआई कुछ कुछ बैंक्स पे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगा देती है. तो उस केस में गवर्नमेंट ने बोला था कि आप जो है ये जो नॉर्म्स हैं, पीसीए नॉर्म्स, इसको थोड़ा सा जो है लिबरलाइज करिए कि बैंक्स जो है वो लेंडिंग कर पाएँ. तो इस तरह का चीज़ जो है वो सेक्शन 7 के अंदर गवर्नमेंट जो है कर सकती है, किसको, आरबीआई को कुछ डायरेक्शन दे सकती है इन पब्लिक इंटरेस्ट. अगर आप एग्जैक्ट एक्ट की बात करें, आरबीआई एक्ट 1934 में क्या लिखा हुआ है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम गिव सच डायरेक्शंस टू द बैंक एज इट मे आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द बैंक कंसिडर नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट. ठीक है, तो सेक्शन 7 अब आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि सेक्शन 7 इज ऑल अबाउट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शंस टू द आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इन न्यूज़ दलवई कमेटी जो है, आपको पता है अगेन जो बहुत नया कमेटी नहीं है, ये पुरानी ही कमेटी है, लेकिन बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कमेटी है ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आगे हम लोग इसको देखेंगे. पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं. इन न्यूज़ दलवई कमेटी वाज फॉर्मुलेटेड टू रिकमेंड ऑन, किस चीज़, किस टॉपिक पर, किस मुद्दे के लिए जो है ये दलवई कमेटी बनाई गई थी. तो फर्स्ट है आपका क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया. बी इज डबलिंग फार्मर्स इनकम इन इंडिया, नेगोशिएटिंग टर्म्स विथ आरसीईपी. ठीक है, और डी इज नेगोशिएटिंग पावर परचेज एग्रीमेंट्स. तो आपको सही ऑप्शन बताना है. इसका सही ऑप्शन है डबलिंग फार्मर्स इनकम इन इंडिया. अब देखिए ये जो कमेटी है ये बनाई गई थी और इसके जो चेयरमैन थे वो थे अशोक दलवई. इसी आपको पता है जो चेयरमैन रहते हैं उन्हीं के नाम पे कमेटी बन जाता है. तो इसका क्या काम था कि ये सारे चीज़ों को बताना था एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के बारे में, कि कैसे जो है हम फार्मर्स का जो है इनकम उसको डबल कर सकते हैं. ठीक है, तो दलवई कमेटी से आप हमेशा याद रखिए कि जो है दिस इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स. थर्ड क्वेश्चन है, इन दी पार्लेंस ऑफ डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पार्लेंस में देखते हुए डी मिनिमिस, आपको यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है डी मिनिमिस स्टैंड्स फॉर. डी मिनिमिस मतलब क्या होता है अगर हम लोग डब्ल्यूटीओ के रिस्पेक्ट में बात करें तो. ठीक है, फर्स्ट है आपका द मिनिमल लेवल ऑफ ट्रेड दैट अ कंट्री कैन डू विदाउट अफेक्टिंग द ट्रेड ऑफ नेबरिंग एक्सपोर्टर नेशंस. ठीक है,
बी क्या है, द मिनिमम लेवल ऑफ ट्रेड दैट अ कंट्री कैन डू विदाउट अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ करेंसी ऑफ द नेबरिंग एक्सपोर्टर नेशंस. सी इज मैक्सिमम amount of domestic support that are allowed even though they are मतलब दे डिस्टॉर्ट ट्रेड, यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो डिस्टॉर्ट और ट्रेड है आप पढ़िए, और मिनिमल अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट दैट आर अलाउड इवन दो दे डिस्टॉर्ट ट्रेड. ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट है, यहाँ पे मिनिमल अमाउंट है. ध्यान दीजिए इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. दिस इज रिलेटेड टू WTO एंड सब्सिडीज. अगर आपको याद नहीं है तो आप जो है, या आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो अभी बता देता हूँ कि हमारा जो इकोनॉमी फॉर ऑल वाला सेक्शन है उसमें अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वहाँ पर WTO के बारे में और सब्सिडीज़ के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है, तो उसमें आप देख सकते हैं. ठीक है, तो अब पार्लेंस में डी मिनिमस की बात हो रही है, तो बताइए सही ऑप्शन कौन सा होगा. सही ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन है सी, मैक्सिमल अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट दैट आर अलाउड इवन दो दे डिस्टॉर्ट ट्रेड. अब देखिए होता क्या है, WTO का क्या काम है, WTO का काम है कि ट्रेड बैरियर्स को हटाना. ठीक है, अब आपको पता है कि ट्रेड बैरियर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसको अगर हम लोग बोलेंगे, कुछ होते हैं कि आप बोल सकते हैं डायरेक्ट ट्रेड बैरियर्स. ठीक है, और कुछ होते हैं इनडायरेक्ट ट्रेड बैरियर्स. डायरेक्ट ट्रेड बैरियर्स क्या हुआ कि आप कस्टम ड्यूटी लगा दें ज़्यादा, किसी अगर जैसे अमेरिका कोई गुड्स यहाँ भेज रहा है तो हम कस्टम ड्यूटी ज़्यादा कर दें. ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि दिस इज़ आप एक तरह से बैरियर क्रिएट कर रहे हैं मतलब ट्रेड के लिए. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट बैरियर्स. लेकिन कुछ इनडायरेक्ट भी होते हैं, जैसे कि अगर आप सब्सिडी दे रहे हैं, सब्सिडीज़ दे रहे हैं, जैसे यहाँ के अगर आप हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को, लोकल फार्मर्स को अगर आप सब्सिडी देते हैं तो यहाँ के फार्मर्स का जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हैं कॉम्पिटिटिव हो जाएगा मार्केट में, और वो बहुत सस्ते में बिकेगा. तो इस केस में क्या होगा कि बाहर का चीज़ हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये भी एक तरह का ट्रेड बैरियर ही देखा जाता है. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, वो सारी चीज़ हम लोग जो है डिफरेंट क्लास में पढ़ेंगे. आपको पता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट एग्रीमेंट्स है. जैसे आपको आपने गैट सुना होगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ. ठीक है, उसके बाद गैटस है, GATS है. ठीक है, जिसके बारे में ट्रेड इन सर्विसेज है. इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, AOA. ठीक है, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सब्सिडीज को जो है कैटेगराइज किया गया है 3 कैटेगरी में. ठीक है, सबसे पहले है आपका क्या है, ग्रीन बॉक्स है. ठीक है, उसके बाद उसमें एम्बर बॉक्स है एंड उसके बाद है ब्लू बॉक्स. ग्रीन बॉक्स में वैसे सब्सिडीज आते हैं जो कि ट्रेड डिस्टॉर्टिंग नहीं है. मतलब जैसे कहीं पर अगर कोई कंट्री जैसे USA में अगर आप देखेंगे, और इंडिया के केस में भी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट क्या होती है कि वहाँ के फार्मर्स को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अगर कुछ पैसा दे तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन सब्सिडी. ग्रीन बॉक्स के अंदर वो आ जाता है. लेकिन एम्बर बॉक्स के अंदर क्या होता है, वैसे सब्सिडीज को रखा जाता है जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है. अब जब कुछ सब्सिडीज ऐसे हैं जो कि ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है, तो उस पर क्या है कि उस पर WTO के मेंबर्स ने डिसाइड किया है कि हम एक मैक्सिमम लेवल लगाएंगे कि इतने हद तक आप सब्सिडी दे सकते हैं, इसके ऊपर अगर आप देंगे तो आप जो है एग्रीमेंट को वायलेट कर रहे हैं. ठीक है, तो यही चीज़ जो है जो हमने देखा, आपने ऑप्शन देखा, तो मैक्सिमल अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट जो कि एक कंट्री की गवर्नमेंट जो है वहाँ के फार्मर्स को दे सकती है, और वैसा सब्सिडी जो कि ट्रेड को डिस्टॉर्ट करता हो. मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं ना कि आप फेयर कंपटीशन नहीं करने दे रहे हैं अपने फार्मर्स को. आप इतना ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं कि वो बाहर से आने वाला जो वीट है या फिर राइस है वो हमारे लोकल प्रोड्यूस्ड वीट या राइस के सामने जो है वो टिकेगा नहीं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो यहाँ के फार्मर्स को बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रही है. जैसे हमारे यहाँ का MSP सिस्टम है, आपको पता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एम्बर बॉक्स सब्सिडी. ये भी जो है ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी है. तो इसी केस में जो है इसको एक लिमिट लगाया गया है कि क्या, अब लिमिट क्या है, द डी मिनिमस लिमिट इज कैप्ड एट 10% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट. अगर कोई प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है, ठीक है, या फिर कुछ प्रोड्यूस बनता है, तो उसका क्या है 10% जो है उसका टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन का आप जो है सब्सिडी के फॉर्म में दे सकते हैं. लेकिन अगर इससे ज़्यादा आप ऊपर जाएंगे, अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर जाती है, तो यू आर वायलेटिंग द एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, AOA, इसके नॉर्म्स. और यही चीज़ जो है इन केस ऑफ डेवलप्ड नेशंस कितना है, 5%, क्योंकि उनका वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो उनके लिए 5% है, और हमारे लिए कितना है, क्योंकि हमारा वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन कम है, तो हमारे लिए दिस इज 10%. ठीक है, चलिए बढ़ते आगे. फोर्थ क्वेश्चन है ट्विन डेफिसिट. आपने सुना होगा ट्विन डेफिसिट, हर जगह आप सुनते हैं, अक्सर ही सुनने को देखने को मिलता है आपको.
ट्विन डेफिसिट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी किस चीज को दर्शाता है? ट्विन डेफिसिट, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका इन्फ्लेशन अकॉम्पनीड विथ फिस्कल डेफिसिट। अगर किसी कंट्री में इन्फ्लेशन भी हो और फिस्कल डेफिसिट भी हो तो उस केस में हम उसको क्या बोल देते हैं? ट्विन डेफिसिट, ठीक है। ये स्टेटमेंट ए बोल रहा है। स्टेटमेंट बी क्या है? करंट अकाउंट डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट ऑकरिंग टुगेदर, मतलब CAD जिसको बोलते हैं और FD जो है अगर दोनों साथ में हो जाए तो इसे ट्विन डेफिसिट बोलते हैं। C इज करंट अकाउंट डेफिसिट एंड कैपिटल अकाउंट डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पता है जो है एक अगेन दिस इज अ टॉपिक जिसको हम लोग इकोनॉमी में पढ़ते हैं। अगर आप इकोनॉमी फॉर ऑल वाले में जाएंगे उसमें लेक्चर 7 या लेक्चर 8 में जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सटर्नल ट्रेड, करंट अकाउंट डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, ये सारी चीज़ों को समझाया गया है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर अगेन हम लोग जब एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो इसको अच्छे से समझेंगे। और डी क्या है? साइमल्टेनियस राइज इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ बैंक्स एंड डेट बर्डन ऑफ द कॉर्पोरेट्स, ठीक है। तो आपको सही ऑप्शन बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। ये सारे चीज़ जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। आपको पता है इन्फ्लेशन और फिस्कल डेफिसिट है, इसको कोई पर्टिकुलर टर्म से हम लोग नहीं दिखाते हैं, ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट जो है वो आपको पता है क्या है। अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? जल्दी से बताइए। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है कि आपके कंट्री में जो करंट ट्रांसफर्स हो रहा है, अगर आप उसको देखें तो आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आपके यहाँ जो फॉरेन करेंसी अंडर करंट अकाउंट जो है वो आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है रैदर देन इनफ्लो। तो इस केस में हमारा क्या हो जाता है? करंट अकाउंट डेफिसिट। आपको पता है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसके अंदर दो अकाउंट होता है, एक होता है आपका करंट एंड अदर कैपिटल। करंट के अंदर हम लोग क्या क्या देखते हैं? जल्दी से बताइए। करंट के अंदर हमारा क्या क्या आता है? करंट के अंदर हमारा आता है जो भी हमारा जैसे आपका जो जैसे प्रॉफिट्स बाहर से आ रहा है, ठीक है, आपको इनकम बाहर से आ रहा है, ट्रांसफर पेमेंट्स आ रहा है बाहर से, जैसे जिसमें हम लोग रेमिटेंस देखते हैं। तो अगर इस केस में हमारा क्या होता है? इस केस में इंडिया के केस में हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट है लेकिन हमारे यहाँ कैपिटल अकाउंट सरप्लस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है अगेन आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर देखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन है तो इसी कारण हम लोग तो इसको बहुत ब्रीफली समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसमें अगर दूसरा ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर जो आपको दिया हुआ था कि साइमल्टेनियस राइज इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट एंड डेट बर्डन ऑफ द कॉर्पोरेट्स, इसको भी ये भी इससे रिलेटेड एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। मतलब क्या हुआ कि बैंक आपका एनपीए राइज हो रहा है और जो जिस कॉर्पोरेट्स को पैसा दी है वो भी ऑलरेडी डेट रिडन है, ठीक है। तो इस तरह के सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, ठीक है। इसको ट्विन डेफिसिट नहीं बोलते हैं, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बोलते हैं। अगेन दिस इज जो अगर जो लोग जानते होंगे वो इस ऑप्शन में कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ट्विन डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि अगर आपके कंट्री में करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो और फिस्कल डेफिसिट जो है वो एक साथ है, ठीक है, क्योंकि दोनों बेसिकली रिलेटेड है। हमारा जैसे जैसे फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, होता क्या है कि हमारा बोरोइंग्स बढ़ता है तो अगेन हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। तो एक दूसरे को जो है ये फ्यूल करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ट्रांसफर पेमेंट हम लोग किसको बोलते हैं? ठीक है, अब आपको बताना है कि ट्रांसफर पेमेंट हम लोग किसको बोलते हैं अगर इन हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म में देखें तो, ठीक है। यहां पर आपका ऑप्शन ए है पेमेंट मेड और इनकम रिसीव्ड इन विच नो गुड्स और सर्विसेज आर बीइंग पेड फॉर, ठीक है। बी है कमर्शियल लोन्स रेज्ड बाय एलिजिबल रेसिडेंट एंटिटीज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेसिडेंट एंटिटीज। सी है पेमेंट दैट बैंक चार्जेस फॉर ट्रांसफरिंग मनी अंडर नेफ्ट एंड आरटीजीएस। एंड डी इज पेमेंट मेड बाय कस्टमर्स टू रिटेलर्स थ्रू डिजिटल वॉलेट्स, ठीक है। तो आपको बताना है ट्रांसफर पेमेंट्स हम लोग किसको बोलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, अ पेमेंट मेड और इनकम रिसीव्ड इन विच नो गुड्स और सर्विसेज आर बीइंग पेड, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए जनरली होता क्या है कि जब भी आप किसी भी तरह की चीज़ को जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपके जॉब के एवज में आपको कुछ सैलरी दिया जाता है, ठीक है। तो आप क्या हो रहा है कि आप जो भी आपका एम्प्लॉयर है उसको आप क्या दे रहे हैं? सर्विसेज दे रहे हैं और वो आपको जो है रिटर्न में जो है आपको सैलरी पे कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के ट्रांसफर्स को हम लोग ट्रांसफर पेमेंट नहीं कहते हैं। ट्रांसफर पेमेंट वैसा पेमेंट होता है जैसे आपको ऑप्शंस में देखिए कि पेमेंट मेड और इनकम रिसीव्ड इन विच नो गुड्स और सर्विसेज आर बीइंग पेड। मतलब ऐसा ट्रांसफर्स
जो जिसके एवज में आपको कुछ सर्विस या गुड्स जो है वो नहीं देना पड़ेगा। जैसे अगर आपको गवर्नमेंट जो है किसी चीज़ के लिए सब्सिडी दे रही है तो वो क्या करिए, एक तरह से डायरेक्टली आपको पैसा दे रही है, उसके बदले में आपको सरकार को वापस में, ऐसा नहीं है कि सरकार बोलेगी कि आप मेरे लिए 5 दिन काम करिए या 10 दिन काम करिए, वो बस सब्सिडी है क्योंकि आप सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करते हैं तो आपको ये सब्सिडी मिलेगा। ठीक है, वैसे ही ओल्ड एज पेंशन है, जब आप ओल्ड एज के हो जाते हैं तो ऑब्वियसली आप कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको क्या पे करता है, मनी, जस्ट क्योंकि वो इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है ट्रांसफर पेमेंट, हम लोग जब बैलेंस ऑफ पेमेंट भी पढ़ते हैं तो उसमें भी जो हमारे ट्रांसफर पेमेंट का जो टाइप्स हमारे यहाँ जैसे आता है, दैट इज रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब क्या हुआ, जैसे आप यूएस में काम करते हैं, आपके घर वाले यहाँ रहते हैं, आप वहाँ से जब पैसा भेजते हैं तो वो पैसा जो इंडिया में आ रहा है या फिर जो आपके फैमिली को जा रहा है, तो एक तरह से क्या हो रहा है कि वो उस सर्विस, उन्होंने कोई सर्विस नहीं किया है, आपने सर्विस करके उस पैसा को कमा के अपने कंट्री में वापस भेज दिया है। ठीक है, तो एक तरह से आप क्या हो रहा है कि इस ट्रांसफर के लिए आप कोई सर्विस चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो जनरली ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या हो कि वैसा पेमेंट जिसके एवज में आपको कोई भी गुड्स और सर्विसेज जो है वो देना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। तो आज हमने 5 क्वेश्चंस देखा। अगेन जो था ये काफ़ी कंसेप्चुअल था। अगेन कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे जो है इकोनॉमी फॉर ऑल, और एक स्टैटिक टॉपिक पर बेस्ड भी एक प्लेलिस्ट है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।